प्रेमनगर नाम के राज्य में एक छोटा सा गांव था। वहां विजय नाम का एक लड़का अपनी माँ निर्मला के साथ रहता था। गांव में कहीं भी विजय को काम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने सोचा दूसरे गांव में जाकर काम ढूंढे। ऐसा विचार कर विजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं काम ढूंढने दूसरे गांव जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना। निर्मला बोली, बेटा, घर में राशन नहीं है, क्या तू आते समय कुछ खाने के लिए ले आएगा? माँ, भगवान से प्रार्थना करो कि काम मिल जाए। अगर काम मिला तो घर की राशन ज़रूर लेकर ही आऊँगा। चलो, अब मैं चलता हूँ माँ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन विजय को दूसरे गांव में भी काम नहीं मिला। वो उदास होकर सोचने लगा, हे भगवान, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मैं घर किस मुंह से जाऊंगा? मेरी माँ जो भूखी है, उसको क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? इसी तरह से बहुत कोशिशों के बाद भी जब विजय को कोई काम नहीं मिलता, तो वापस अपने घर लौट आता है। विजय घर जाकर अपनी माँ से दुखी होकर कहता है, माँ, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। माँ, अब मैंने फैसला कर लिया है कि अब हम दूसरे राज्य में जाकर काम करेंगे और तुम्हें वहाँ से पैसे भेजा करूँगा। निर्मला बोली, नहीं बेटा, तू अगर दूसरे राज्य में चला जाएगा तो मैं अकेली ही हो जाऊंगी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। माँ, अगर दूसरे राज्य नहीं गया ना तो हम भूखे मर जाएंगे। और तुम तो जानती हो कि अपने गांव के हालात कैसे हैं। जिद ना करो माँ, मुझे जाने दो। ठीक है बेटा, अगर तेरा यही फैसला है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। अगली सुबह विजय दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ता है। दूसरे राज्य में वह पहुंचकर विजय खुद से कहता है, अरे वाह, ये राज्य तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ तो आराम से अपना काम कर सकता हूँ। उसके बाद विजय वहाँ खेल दिखाने का काम शुरू करता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है और हर महीने अपनी माँ को पैसे भेजने लगता है। दूसरी तरफ निर्मला अब अकेले पड़ जाती है। उसके पड़ोस की किरण निर्मला का ध्यान रखती थी। एक दिन निर्मला ने किरण से कहा, किरण बेटी, तू मेरा एक काम करेगी क्या? किरण ने कहा, हाँ हाँ मौसी जी, बोलिए ना। निर्मला बोली, मेरे बेटे के लिए एक खत लिख दे। ठीक है मौसी जी, चलिए हम आंगन में बैठकर सुकून से खत लिखते हैं। किरण और विजय दोनों ही एक उम्र के थे और वे दोनों साथ ही खेल कूद बड़े हुए थे। इसलिए विजय ने जाते समय किरण से कहा था कि वो उसकी माँ का ध्यान रखे। किरण और निर्मला आंगन में बैठ गए। फिर किरण ने पूछा, मौसी जी बताइए, क्या लिखूं? बेटा विजय, तेरे भेजे पैसे तो मुझ तक पहुंच जाते हैं। तेरे भेजे पैसों से अब घर के हालात भी ठीक हो गए हैं, पर अब मेरी आंखें तरसती हैं तुझे देखने को। बेटा, तेरी बूढ़ी माँ को तेरी बहुत याद सताती है। तेरी याद में मैं प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, तू वापस आ जा बेटा। मैं तुझे इसलिए रोज़ खत लिखती हूँ ताकि तुझे याद दिला सकूँ कि तेरी बूढ़ी माँ तेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। बेटा, कभी तू भी मुझे खत लिख दिया कर, अपनी खबर दे दिया कर। मुझे हर पल तेरी चिंता सताती है। अब घर वापस आ जा बेटा। खत लिखते ही किरण की भी आंखें भर आई। किरण ने कहा, मौसी जी, ये लीजिए, खत लिख गया है। निर्मला ने कहा, शुक्रिया बेटी। फिर रोज़ इसी तरह निर्मला किरण से अपने बेटे को एक खत लिखकर भेजती थी। दूसरी ओर विजय खेल दिखाकर आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा। आज खेल दिखाते दिखाते बहुत थक गया हूँ। चलो अब खाना खा लिया जाए, फिर सुकून से माँ का खत पढ़ूंगा। खाने के बाद विजय ने अपनी माँ का खत पढ़ा और खत पढ़कर विजय की आंखों में आंसू आ जाता है। विजय अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, हाँ,
मैं जानता हूँ कि मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लगता, पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। मैं भी तुम्हें खत लिखना चाहता हूँ माँ, पर यहाँ कलम और कागज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी है। इसी तरह से कई साल गुजर जाते हैं और निर्मला एकदम कमज़ोर हो जाती है। एक एक दिन निर्मला के लिए काटना बहुत ही मुश्किल होता है जा रहा था। निर्मला अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपने मन को शांत किया करती। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं। एक दिन निर्मला घर की दहलीज से गिर जाती है। निर्मला की आवाज़ सुनकर किरण भागती हुई आती है। अरे मौसी जी, आप गिर कैसे गईं? आप ठीक तो है ना? निर्मला दर्द से कहरते हुए बोली, बेटी, लगता है मेरा पैर टूट गया है। तू जाकर वैद्य जी को बुला ला। मैं यहीं दहलीज पर बैठी हूँ। किरण दौड़कर वैद्य जी को बुला करके आई। वैद्य जी ने निर्मला का पैर देखा और कहा, माँ जी, देखो, आपका पैर पूरी तरह से टूट गया है। थोड़ा धैर्य रखो, लेकिन अब आप ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं। इतना सुनते ही निर्मला कहने लगी, हे भगवान, मैं अपाहिज हो गई हूँ। हे ऊपर वाली, ये तूने क्या कर दिया? मैं बेसहारा तो पहले ही थी, अब अपाहिज भी बन गई। किरण ने निर्मला को हिम्मत देते हुए कहा, मौसी जी, आप खुद को बेसहारा मत समझिए, मैं हूं ना आपके साथ। आप हिम्मत रखिए। निर्मला अपने अपाहिज होने की बात अपने बेटे को नहीं बताती। इधर विजय अपनी माँ का खत पढ़ता है। बेटा, तू ठीक है ना? मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू मन लगाकर काम कर, यहाँ सब ठीक है। खत पढ़कर विजय कहता है, माँ, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम ऐसे ही हमेशा ठीक रहो। कुछ दिन और गुजरते हैं। निर्मला का मन अब गाँव वालों के साथ भी नहीं लगता। एक दिन किरण ने निर्मला से कहा, मौसी जी, तुमने अपने अपाहिज होने की खबर विजय को क्यों नहीं दिया? नहीं बेटी, मैं उसे नहीं बता सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ वो बहुत परेशान हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि वो दूसरे राज्य में परेशान होकर रहे। मेरा क्या है, मेरी तो अब उम्र हो चुकी है। जब तक मेरी जिंदगी है मैं जी रही हूँ। अब तो धीरे धीरे मेरे कदम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। इधर विजय के खेल के चर्चे पूरे राज्य में होने लगते हैं। राज्य के सभी लोग विजय के खेल से बहुत प्रभावित होते हैं। एक दिन दो सैनिक विजय के घर आए और कहा, तुम्हें राजमहल में खेल दिखाने बुलाया गया है। विजय बहुत खुश हो गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि महाराज को मेरा खेल पसंद आए। अब विजय अपना खेल दिखाने राजमहल के मैदान में पहुंचता है। महाराज विजय से कहने लगे, आओ आओ विजय, आओ। मैं चाहता हूँ कि तुम आज यहाँ पे अपना ऐसा खेल दिखाओ कि सबको जीवन भर याद रहे। विजय बोला, ठीक है महाराज, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। विजय इतना कहकर अपना खेल दिखाने लगता है। राजा की बेटी खेल देखकर खुश होते हुए बोली, पिताजी, देखिए ना, कितना अच्छा खेल है। मैंने ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। यह तो बहुत ही मज़ेदार है। हाँ पुत्री, हाँ, ऐसा अद्भुत खेल तो वाकई में मैंने भी पहली बार देखा है। राजा और राजकुमारी विजय का खेल देखकर काफ़ी खुश होते हैं। राजा ने विजय से कहा, वाकई तुम्हारा खेल बहुत अच्छा था। मेरी बेटी को भी तुम्हारा खेल बहुत पसंद आया। अब से तुम राजमहल के हर समारोह में खेल दिखाने के लिए आओगे। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद कर दी है। शुक्रिया महाराज, शुक्रिया। अब दिन इसी तरह से गुजरते हैं और विजय को हर समारोह में खेल दिखाने के लिए बुलाया जाता है। विजय मन ही मन सोचता है, ये सब हमारी माँ की प्रार्थना का असर है। मैं आज भले ही अपनी माँ से दूर हूँ, लेकिन उनका प्यार और उनकी दुआ हमेशा हमारे साथ है। अगली सुबह महारानी ने महाराज से कहा, महाराज, मैं शिकार पर जा रही हूँ।
महाराज ने कहा, हाँ तो ठीक है महारानी, आप जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। राजा की बात सुनकर अब रानी मधुलता जंगल चली जाती है। रानी मधुलता लालची स्वार्थी थी। वो मन ही मन सोचने लगती है, महाराज की यह शान देखकर मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं जल्द ही महाराज को मारना का इंतजाम करती हूँ और फिर यह राज्य, यह सिंहासन मेरा होगा, सिर्फ मेरा। रानी मधुलता राजा को मारकर खुद राजा के पद पर बैठना चाहती थी। बस अब बहुत हो गया, अब राजगद्दी सिर्फ मेरी होगी। मुझे सैनिक को सोने के सिक्के देकर महाराज को मरवाना होगा। हाँ, यह काम मैं आज ही निपटा देती हूँ। रानी मधुलता यह सोचकर सैनिक के पास जाती है और कहने लगती है, ये लो सोने के सिक्के, और हाँ, यह काम जल्द हो जाना चाहिए, समझे? सैनिकों ने कहा, जी महारानी, आप निश्चिंत रहिए, आप समझिए कि बस आपका काम हो गया। अगली सुबह मंत्री जी महल के खजाने वाले कक्ष में जाकर देखते हैं, अरे यह क्या, यहाँ से सोने की मुद्राएं कहाँ चली गई? लगता है कि राजमहल में चोरी हो गई है। मुझे महाराज को तुरंत बताना होगा। अब मंत्री जी बगीचे में जाते हैं जहाँ विजय भी मौजूद था। महाराज, महाराज, महल में चोरी हो गई है। राजा चौंक कर बोले, क्या कहा? चोरी? लेकिन हमारे महल में चोरी कौन कर सकता है? अभी राजा और मंत्री जी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ रानी मधुलता भी आ जाती है और कहने लगती है, महाराज, मेरे सोने के कीमती कंगन भी कुछ दिन पहले गायब हुए हैं। आज से पहले तो हमारे राजमहल में कभी चोरी नहीं हुई। जब से यह विजय यहाँ आया है तभी से यहाँ चोरी शुरू हो गई है। अब आप क्या सोच रहे हैं? यही चोर है, इसी ने चोरी की है। विजय ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई चोरी की है। मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं किया महाराज। मैं तो यहाँ पर बस अपना खेल दिखाने आया करता था। मेरी माँ गांव में अकेली है, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। रानी मधुलता बोली, महाराज, आप इसकी बातें मत सुनिए। इसी ने महल में चोरी की है। मैंने खुद इसे महल के अंदर जाते देखा था। आप इसे काल कोठरी में डलवा दीजिए। राजा भी रानी की बातों में आ जाते हैं और विजय से कहते हैं, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सैनिकों, डाल दो इसे काल कोठरी में। विजय बेचारा चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा, नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। महाराज, महाराज। विजय को अब काल कोठरी में डाल दिया जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। इधर निर्मला परेशान होकर किरण से कहती है, बेटी, कई महीने गुजर गए पर विजय ने अभी तक पैसे नहीं भेजे। मुझे घबराहट हो रही है। मेरा दिल कह रहा है कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। किरण बोली, नहीं मौसी जी, आप बेकार की चिंता कर रही हैं। विजय बिल्कुल ठीक होगा। किरण बेटी, तू मेरी बेटी है ना? चल, मुझे उस राज्य ले चल जहाँ विजय है। मैं उसे एक बार देखकर वापस चली आऊँगी। लेकिन मौसी जी, वो राज्य बहुत दूर है और आपका एक पैर टूटा भी है। आप कैसे इतनी दूर जाएंगी? मैं चली जाऊंगी बेटी, बस तू मेरा साथ दे दे। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ मौसी जी। चलिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ। आप अपनी छड़ी ले लीजिए। किरण निर्मला की बात मानकर उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरे राज्य में पहुंचकर वे दोनों विजय को ढूंढने लगते हैं। किरण और निर्मला को एक औरत मिलती है, जिससे किरण पूछने लगती है, सुनिए काकी, क्या आप विजय नाम के लड़के को जानती हैं? वो खेल दिखाता है। उस औरत ने कहा, अरे वो विजय, उसे कौन नहीं जानता, उसका खेल तो पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। किरण बोली, अच्छा, तो क्या आप उसका पता बता सकती हैं? वो कहाँ रहता है? नहीं बेटी, वो कहाँ रहता है यह तो मुझे नहीं पता।
फिर बहुत ढूंढने के बाद भी विजय का कुछ पता नहीं चलता। तब निर्मला ने कहा, बेटी, विजय का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब हम क्या करेंगे? बेटी, क्यों ना हम इस राज्य के राजा के पास जाकर मदद मांगे। मुझे यकीन है वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। किरण बोली, जी मौसी जी, अब हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। चलिए हम महाराज के पास चलते हैं। इधर रानी मधुलता अपने कक्ष में बैठे खुद से कहती है, अब 2 दिन बाद महाराज की मृत्यु तय है और फिर राजमहल और राजगद्दी सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। तभी वहां से एक दासी गुजर रही होती है और रानी की बातें सुन लेती है। अच्छा, तो महाराज को कोई और नहीं बल्कि महारानी ही मारना चाहती है। सही मौका देखकर मुझे यह बात महाराज को बतानी होगी, वरना अनर्थ हो जाएगा। इधर राजमहल में किरण और निर्मला पहुंचते हैं। प्रणाम महाराज। राजा ने कहा, प्रणाम प्रणाम। कहिए, कौन है आप लोग और यहाँ कैसे आना हुआ? निर्मला बोली, महाराज, मेरा बेटा यहाँ काम करने आया था। वो मुझे हर महीने पैसे भेजा करता था, जिससे मुझे पता चल जाता था कि वो ठीक है। लेकिन कई महीनों से उसने मुझे पैसे नहीं भेजे, इसलिए मैं उसे यहाँ ढूंढने आई हूँ। लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कृपया मेरी मदद कीजिए महाराज। राजा ने कहा, माताजी, क्या आपके पास उसकी कोई निशानी है? नहीं महाराज, मेरे पास उसकी कोई निशानी नहीं है। बस मैं उसे हर रोज़ एक खत लिखती थी, लेकिन कई महीनों से मेरे भेजे हुए खत भी वापस लौट आए थे। यह रहे वो खत जो मैंने अपने बेटे को भेजे थे। राजा ने सैनिक से कहा, इस खत को पढ़कर सुनाओ। सैनिक ने खत पढ़ना शुरू किया। खत में लिखे शब्दों से वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। खत में विजय का नाम भी लिखा था, जिसे सुनकर राजा ने कहा, माताजी, विजय नाम का एक चोर है और वो काल कोठरी में कैद है। निर्मला ये सुनकर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा चोर नहीं है, मेरा बेटा चोर नहीं है। अभी निर्मला महाराज के सामने रो ही रही थी कि तभी वहां वही दासी आती है और कहती है, महाराज, माताजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चोरी विजय ने नहीं की बल्कि महारानी ने की थी और वह आपको मारना चाहती है। मैंने सुबह ही उन्हें यह सारी बातें करते सुन लिया था। राजा के होश उड़ गए। फिर वे बोले, क्या कहा? इतना बड़ा विश्वासघात महारानी ने हमारे साथ किया? तभी महारानी आजकल कुछ बदली बदली सी थी। राजा ने दासी से कहा, इस समय महारानी कहाँ है? दासी ने कहा, महाराज, महारानी इस समय महल के बागीचे में सैनिक के साथ मिलकर आपको मारने की योजना बना रही है। अब राजा और बाकी सब लोग भी महल के बगीचे में पहुंच जाते हैं। राजा क्रोधित होते हुए रानी से कहने लगे, महारानी, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर आपको यहाँ किस चीज़ की कमी थी, बताइए मुझे। रानी ने कहा, महाराज, यह दासी झूठ बोल रही है। मैं आपको मारने का सोच भी नहीं सकती। महाराज, आप इस सैनिक से सारा सच सुन सकते हैं। राजा ने सैनिकों से पूछा, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमें सब कुछ सच सच बताओ। हम वचन देते हैं कि अगर तुमने सच बोला तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब सैनिक राजा के क्रोध को देखकर भयभीत हो जाते हैं और रानी की सारी सच्चाई बता देते हैं। राजा तुरंत आदेश देते हैं, महारानी को काल कोठरी में डाल दो। मंत्री जी, विजय को काल कोठरी से बाहर निकाला जाए। विजय जैसे ही काल कोठरी से बाहर आया, निर्मला उसे गले लगाकर कहने लगी, बेटा विजय, मेरे बच्चे, तेरा क्या हाल हो गया है? तो ठीक तो है ना मेरा बेटा? विजय अपनी माँ को अपाहिज देख रोने लगता है। अरे माँ, ये तुमको क्या हो गया है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मुझे एक बार तो बता देती तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता। निर्मला बोली, बेटा,
मैं तुझे परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं बताया। अब तू वापस चल, मैं तुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। यह दुनिया वाली बहुत खराब हैं। किरण भी विजय से बोली, विजय, मौसी जी ठीक कह रही हैं, घर चलो। विजय ने कहा, ठीक है माँ, हम कल सुबह होते ही अपने गांव वापस चलेंगे। इधर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, विजय और उसकी माँ को बुलाइए। मंत्री ने कहा, लेकिन महाराज, वह सब तो जा चुके हैं। विजय के रिहा होते ही वो विजय को लेकर चली गई। राजा बोले, क्या? नहीं नहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने अनजाने में जो गलती की वो बहुत बड़ी थी, ढूंढिए उन्हें। मंत्री बोला, लेकिन महाराज, अब तो रात होने वाली है। खैर, आप चिंता मत कीजिए, हम सुबह होते ही विजय और उसकी माँ के पास जाएंगे। अगली सुबह निर्मला ने विजय से कहा, बेटा चल, अब उठ जा, सुबह हो गई है, चल अब अपने राज्य वापस चलते हैं। विजय बोला, माँ, अगर हम वापस चले गए ना, तो हमारे हालात फिर से वैसे ही हो जाएंगे। अब हम वापस नहीं जा सकते माँ। बेटा, मैंने तुझे यहाँ पैसे कमाने भेजा था, कैदी बनने के लिए नहीं। यहाँ के लोगों ने जो तेरे साथ छल कपट किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तेरी यह हालत देखकर मैं तुझे यहाँ नहीं छोड़ सकती। तू वापस चल मेरे साथ, हम चटनी रोटी खाकर गुजारा कर लेंगे। इधर विजय को ढूंढते हुए राजा और मंत्री जी उसके घर पहुंचते हैं। राजा को अपने घर देख विजय ने कहा, प्रणाम महाराज, आप यहाँ? राजा बोले, हाँ, हम यहाँ। विजय देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। महारानी की बातों में आकर तुम्हें कितने दिनों तक काल कोठरी में कैद करके रखा। यह बोझ हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मुझे माफ़ कर दो विजय। विजय बोला, अरे अरे महाराज, आप माफ़ी ना मांगिए, यह तो महारानी का बिछाया जाल था जिसमें मैं फंस गया, लेकिन मेरी माँ की दुआ के कारण मैं आज़ाद हो गया। महाराज, आप एक राजा हैं और हम गरीब लोग हैं, आप हमसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। निर्मला बोली, हाँ महाराज, आप भी मेरे बेटे की तरह हैं, आप माफ़ी मत मांगिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। राजा बोले, माँ जी, यह तो आपका बड़प्पन है। मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे मुझे माफ़ करते हुए यह सोने की मुद्राएं स्वीकार कीजिए, बुरे समय में यह आपके काम आएंगी। लीजिए। निर्मला बोली, महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती कि आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। शुक्रिया महाराज। उसके बाद तीनों अपने घर वापस लौट आते हैं। अपने गांव पहुंचकर निर्मला बोली, विजय बेटा, अब मैं तेरा विवाह करना चाहती हूँ। किरण तेरा कब से इंतज़ार कर रही है। दरअसल विजय और किरण बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर क्या था, दोनों की शादी करा दी गई और अब तीनों मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।